फॉरेन करेंसी मिलता है। यस, लेकिन लोगों को कहना अलग बात है और करना अलग बात है। जैसे कि अभी भी मैंने कहना कि जो बोलना है वो करना नहीं है, जो करना है वो बोलना नहीं। गो मांस खाते हैं, इसके ऊपर यहाँ बबल करना है, उसको किसी एक विशिष्ट अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को टारगेट करना है। और दूसरी बात यह है, एक्सपोर्ट भी करना है, उससे चंदा भी लेना है। यस, ये तो चीज है कि चंदा लोग ने 250 करोड़ तक का अभी चंदा एक लिया। देखो, एक बात आपको बहुत पता तुम्हें, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड यस, एक कंपनी है, इसके द्वारा मीट गोमांस एक्सपोर्ट होता है। मीठा कंपनी के नाम से देखा जाए तो कोई इसका मालिक मुस्लिम होगा, मुस्लिम। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। इसका मालिक है सतीश अग्रवाल। अच्छा, ये क्या नाम बताया आपने? अल कबीर, मालिक है सतीश अग्रवाल। ओके, मतलब कंपनी का नाम ऐसा लगे लोगों को कि मुस्लिम है, और एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एक हिंदू कर रहा है। सतीश अग्रवाल। यस, दूसरी बात यह है, अरेबियन एक्सपोर्ट, नाम अरेबियन लिखा हुआ, एक मुस्लिम कंट्री है, सब अरेबियन बोलेगा तो। यस, और एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? मालिक कौन उसका? सुनील कपूर, सुनील कपूर, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी अभी मैंने जो अल कबीर की बात की है, यस, उसने 650 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया हुआ है। 650 करोड़। 650 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ है। एमकेआर एक्सपोर्ट, एमकेआर एक्सपोर्ट मतलब कौन है मालिक? हो सकता है कोई मुसलमान ही होगा, मुसलमान होगा। जब मीट एक्सपोर्ट की बात आती है तो नाम मुसलमान ही नहीं। लेकिन कौन है उसका मालिक? अल्बर्ट अरोरा मालिक, सुनील सूद, तो ऐसे नाम है। पूरा एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, मीट एक्सपोर्ट करने वाले, सारे हिंदू हैं। और यहाँ पे अब ये सारे जो मीट एक्सपोर्ट, ये दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, जितने भी अभी सर ने अभी नाम बताए जो मीट एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया के बाहर अदर कंट्री गल्फ में, और इंडिया लार्जेस्ट सेकंड कंपनी रहा एक्सपोर्ट करने में रहा है, और वो इंडिया की ही कंपनियों का नाम है। और यही में हिंदू जब इलेक्शन आता है तो सर ये चीजें देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें धर्मवादी, वो कोई यही भी बात है ना, विकास की बात नहीं करता है। यही बात है। मैंने पहले ही बोल दिया कि एक्सपोर्ट करना, मीट एक्सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अपने को फॉरेन करेंसी मिलता है। यस, लेकिन यहाँ इस तरह से बता देना कि देखो ये सब कर रहे कौन? मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जातिवाद करना चाहिए, और इसके ऊपर इसके हिसाब से दोनों धर्म के लोगों में द्वेष निर्माण करना और वही कोड बैग तैयार करना, यही आज की साजिश चल रही है। बट इसमें मिडिल क्लास सर फंस जाता है। जो भी ये 5 पॉलिटिकल लेवल पे अच्छे पद पे बैठे बड़े बड़े नेता नीचे वाले को फंसा देते हैं, और नीचे वाले लोग उस चीज में धर्म के उसमें फंस जाते हैं, और आपस में जो जो तनाव जमीनी स्तर पर निर्माण होता है, और कोई भी पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स है और जितने भी नेता है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन कर रहे हैं, इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजों का सुख लेते हैं। और ये चीज जब नीचे आती है, नीचे वाले लोगों को ना रोजगार दिया जाता है, ना उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स दिए जाते हैं, न तो उनके बच्चों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, न अच्छे सड़क दिए जाते हैं। तो इस जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप लोगों तक इस चीज को कैसे बताना चाहते हो कि हमें आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में क्या मांगना चाहिए? इसके बारे में एक ही बता दूंगा मैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यस, ये आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबको एजुकेशन फ्री करवा दिया। यस, लोगों ने यहाँ तक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उसको वहां से अपने बच्चे को निकाल दिया सरकारी और सरकारी स्कूल में भेजना शुरू किया। यस, ये करिश्मा दिल्ली में होता है, ये पूरा भारत में होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। जो अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में जो बताया था उन्होंने, और जो चीज उन्होंने किया, इसके लिए ये चीज हुआ था कि जब वो अरेस्ट किए गए उनको, जो उनके ऊपर गलत ब्लेम लगाया गया, जो जिसने पैसा दिया 60 करोड़ रुपए, उसको सरकारी गवाह बना लिया गया, और अरविंद केजरीवाल को उसके अंडर डाले। मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो भी ये चीज में लोग ने फंसाया है, उसी बंदे से शरद चंद्र रेड्डी, उससे 10 बयान लिया गया। 9 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेता, लास्ट आखिरी बयान में प्रेशर दब के लिया जाता है, और वो बयान पे उनको अंदर ये इलेक्शन के टाइम पर किया जाता है।
और इसके रिगार्डिंग जर्मनी के जो चांसलर थे, वहाँ के डिप्लोमेट ने भी ट्वीट किया कि ये चीजें जो हो रही है इस चीज को होना चाहिए, और अमेरिका ने भी ये उम्मीद रखा है, किया है, ट्वीट भी किया है कि हम इंडिया के ये लोगों वहाँ के सरकार से ये रखेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज पे सॉल्व हो और सही दिशा में सरकार काम करेगी। देखो, जर्मनी और अमेरिका क्या बोल रही है इसके ऊपर मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं है, लेकिन ये भारत के बारे में है तो मैं जरूर बोलूंगा। शरद चंद्र रेड्डी जो इसके ऊपर सीबीआई ने, ईडी ने रेड डाल दी थी, उसको कुछ गैर व्यवहार थे, उसको रेड डाल दी, और वो शराब घोटाले में जबरन उसको नाम आना चाहिए, उसके लिए उसको 8 से 9 बार उसका इंक्वायरी किया, यस, लेकिन वो नाम बताता नहीं है। अगर वो नाम बताता नहीं है तो उसको अंदर कर देगा, आपको जामीन नहीं मिलेगा, उसको धमका के उसको जबरन उसके मुंह से अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। साथ साथ संजय सिंह और अपने ये नाम क्या अपना शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। मनोज सिसोदिया, उनका नाम लेने को बोल दिया संजय सिंह को और भी, उसको सरकारी गवाह बना दिया, उसको जामीन नहीं दिया। हाँ। हालांकि वो अभी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है अभी भाजपा के लिए। हाँ हाँ बराबर। और संजय सिंह को भी इसी केस में लिया गया था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और ये उम्मीद हो रही है कि आने वाले समय में, आपको क्या लगता है कि इसी तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सारे लोग बाहर आएंगे? बिल्कुल आना है उनको बाहर। आज कल ही केस थी ना, हाँ। कल तक उसने सबमिट नहीं किया। आखिर कोर्ट ने क्या दिया? कोर्ट ने कहा कि 22 या 23 तारीख को फिर सुनवाई होगी, तब तक नोटिस दे दिया, इसका उस तारीख तक आपको जवाब देना है। हाँ। अगर आपके पास सबूत है तो चार्जशीट दाखिल करो, केस चालू करो। तो वो तो सारे दाखिल होता नहीं है, सब इंक्वायरी के नाम से, आरोग्य कानून कड़क किया है, स्ट्रांग बना है, उसके नाम से आप उसको जो जेल में रखते हैं ताकि ये बाहर नहीं आ सके, और जो अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए वो नहीं होना चाहिए। ये सब उसमें खेल खेला है सब। आज के दौर में सर ईडी जिस तरह से काम कर रही है, ये बहुत सारी विपक्षी पार्टियां उन पर आरोप भी लगा रही है, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हो? हर एक बड़े विपक्षी पॉलिटिकल ने ईडी पर आरोप लगाया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकी लगा के विपक्षों को तोड़ देना, यही तो चल रहा है इस देश में। मैं आपसे पूछता हूँ, सारे विरोधी पक्षियां भी सारे भ्रष्ट है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट नहीं है कोई लोग? बाकी ये इसमें एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि ये बीजेपी ने, जो भी हमारे गवर्नमेंट ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जब महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाया था, जैसे कि अजित पवार हो गए और हसन मुशर्रफ हो गए और छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे लोगों पर भी आरोप लगाया। बाद में क्या हुआ, उन लोगों को सीबीआई की नोटिस गई, और धीरे धीरे आज के दौर में देखा जाए तो बीजेपी के साथ वही लोग गवर्नमेंट में है। तो इसको किस नजरिए से देखते हो? हसन मुशर्रफ ने अपनी बात किया, छगन भुजबल का नाम बात किया, आदर्श घोटाले के सुप्रीमो अशोक चौहान कांग्रेस के एक जमाने के चीफ मिनिस्टर रहे, यस, उसको भाजपा में शामिल कर दिया और उनको राज्यसभा का टिकट भी दे उसको दिया। टिकट भी दे दिया, वो एमपी बन गया। ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा में आगे उनका इंक्वायरी रोका गया, बंद हो। नारायण राणे, ऐसी तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हेमंत विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा है जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, अभी मिनिस्टर है, उन पर भी सारे इनके ऊपर जितने सारे उनके ऊपर ईडी सीडी जो है वो लोग कहते नहीं, वो तो कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है, तो वो अंदर क्यों नहीं है, उसको आप जामीन क्यों दे दिए? एक मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 400 से ज्यादा विपक्षी नेता, एमएलए और सांसद मिला करके, जिनको ईडी सीबीआई के थ्रू परेशान किया गया, जो सारे के सारे बीजेपी के इसमें है। और जो अभी गुजरात में के अंदर जो 5 इलेक्शन अभी हो रहे हैं, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, उसमें से 5 में से 4 जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए, और वो अभी इलेक्शन लड़ रहे बीजेपी पार्टी से। मैं गुजरात में जो मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। मैं उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उनमें से 40 एमएलए, मुख्यमंत्री जो आज के एकनाथ शिंदे के साथ पूरे कहाँ चला गए?
कामाख्या मंदिर में कहा आसाम में चला गया। क्यों? सारे के सारे ऐसे ही उसने तोड़ दिए ईवी शिविया के नाम से, और अभी वो भाजपा के साथ में रहेगा। दूसरी बात यह है, ये अपना अजित पवार, इसके ऊपर कितना 70,000 करोड़ का घोटाले का सिंचन घोटाला खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। उसके 4 दिन बाद वो भाजपा में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है। अभी वो भी स्वच्छ बन गया। ऐसे कई लोग हैं, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका हम इसके अंदर आपको इंक्वायरी बिठा देंगे, आपको अंदर कर देंगे, जामीन नहीं मिलेगा। हमारे साथ आते हैं तो पैसा भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, सब कुछ आपके लिए यहाँ है। इस तरह से आज की स्थिति में देश का राजकारण चल रहा है। और आज के दौर में सर, जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया एमएसपी को लेकर के, और दिल्ली में घुसने से उनको रोका गया, और यहाँ तक कि किसानों को खालिस्तानी भी कहा गया, तो इन सब शब्दों के वजह से आपको नहीं लगता कि किसान के अंदर नाराजगी होगी, और सामने इलेक्शन है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इस देश में भाजपा के खिलाफ जो जो बोलेगा वो देशद्रोही है, यही उन्होंने बोलने का तय किया हुआ। अब एक बात बताता मैं, भाजपा का 2019 का जो मैनिफेस्टो था, उसमें स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की थी। उनमें से एक सिफारिश ये थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने की। वो तो दिया ही नहीं। साथ साथ 3 कानून ऐसे लाए गए, जैसे जो अदानी अंबानी जैसे लोगों को ज्यादा मुनाफा मिलने के लिए और वो सारी खेती जो है उसके पास जाना चाहिए, ऐसे कानून लाए गए। 3 ऐसे कानून भी लाए इन्होंने, जिसके नहीं, मैं बात पूरी करते हो। तो फिर जो स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी की बात की थी, वो तो इनका इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, और यहाँ एक जो ऐसा निर्माण हो चुका है, जिन्होंने एक कानून सिफारिश की थी उसको तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उसका जो कहना है उसके इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ एमएसपी के बारे में। किसान ये सब देखते हैं, जो असली किसान है वो कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। 600 से ज्यादा किसान लोगों की डेथ भी हुई है। 700 उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान डेथ हो गई। ना खेद है ना शर्म की बात की उसने। क्योंकि किसान जो एग्रीकल्चर से आज इंडिया के अंदर 50 करोड़ समथिंग लोग, 50% लोग अगर देखा जाए तो उनको रोजगार किसानी सेक्टर से मिल रहा है, और उसके बाद सेकंड पे मनरेगा आता है। बात ऐसी है, किसान जो है वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका तो कोई कीमत बनती नहीं, वो हालात के ऊपर उसकी कीमत रहती है, और अगर उसकी कीमत नीचे आती है तो किसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि किसान अपनी खेती में फसल उगाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें खाद, उसका तो प्राइस पक्का है, उसको पानी देना वो भी पक्का है, उसका दवा वगैरह सब करना उसको पक्का है, उसको लगेगी मजदूर वो भी पक्का है, उसको देना ही देना है, उसमें जो कम होगा ही नहीं होगा। बल्कि उसके ऊपर तो नहीं ना कि चावल को कितना मुझे पैसा मिलेगा उतना परसेंट में उसको दे दूंगा, तो उसको देना ही है। लेकिन ये तो सोचते ही नहीं है सरकार। साथ साथ और एक गलत बात कर दिया, मर्सिडीज को 7% जीएसटी लगा हुआ है, और किसानों का जो ट्रैक्टर जो है और साथ साथ उसका खाद है उसको 18% जीएसटी लगा हुआ है। तो इस देश का किसान खत्म करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार जो है आज की भाजपा सरकार है, एक किसान विरोधी है, और किसानों खत्म करने की वो काम कर रही है। आज के ये सरकार के जो बैक टू बैक फैसले रहे, बहुत सारे फैसले से किसान तबका और हिंदुस्तान में लोग नाराज बहुत सारे हैं। इसी तरह से एक फैसला जो था, मैं उसके पूछता हूँ, जो कोर्ट का जजमेंट था कि जो यहाँ पे देश में बात चलती है कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन आता है वो जो चाहता है उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। बट जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि इलेक्शन कमीशन की जब नियुक्ति होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष प्रतिपक्ष जो भी होंगे वो रहेंगे,
बट इन्होंने संसद की पावर रातों रात दिखा करके उस कानून में बदलाव ला करके इन्होंने ऐसा कानून लाया कि जो भी विपक्ष प्रतिपक्ष हमारे चुना पीएम के द्वारा चुना हुआ मंत्री और प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले को बदलना ये कहाँ तक सही रहा होगा? भारतीय इतिहास में एक इलेक्शन कमिश्नर हो चुका है जिसका नाम है टी.एन. शेषन। आज भी उसका नाम लिया जाता है। वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट था। उसका राइट्स कम करने के लिए उसके साथ और 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट हो चुके थे। नरसिंह राव सरकार ने उसके साथ साथ दे दिए थे बिल लाके, लेकिन फिर भी उसके राइट्स कम नहीं हो पाए। वो बराबर इम्प्लीमेशन कर देते थे, क्योंकि कानून ऐसा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है तो अपॉइंट करने के लिए 30 सदस्य की एक कमेटी थी। उनमें से खुद प्रधानमंत्री जो पद पे है वो पद सिद्ध थे। दूसरे पद सिद्ध कौन थे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कोई भी हो वो थे। और तीसरे थे विरोधी पक्ष का एक प्रतिनिधि, वो जो दे दिया जाए वो एक। यहाँ होता था क्या, प्रधानमंत्री अगर कोई अपना नाम सुझाव दे देते तो विरोधी पार्टी का जो सदस्य है उसको विरोध करेंगे, लेकिन CJI जो है वो अपना जो पक्ष है इंडिपेंडेंट होने के वास्ते सही क्या गलत क्या देख के वो उसको ये सही है गलत है बता देते हैं। अभी क्या किया है, अभी जो बिल है CJI को हटा दिया वहां से, और वो सरकारी पक्ष के जैसे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में के एक और सदस्य, वो तो प्रधानमंत्री का जो नाम सुझाव दे देंगे उसी नाम का वो बोलेगा, मतलब 2+1 ऐसा करके अगर कोई नाम आता है तो 2 जो बोलेंगे वही सही हो जाएगा, उसका ही अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब आज के दौर में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो प्रधानमंत्री जैसा चाहता है, जो सत्ताधारी पार्टी चाहती है वैसे ही हो जाएगा। नेशनल मीडिया को जिस तरह से दिखाना चाहिए, क्या वो नेशनल मीडिया प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने? बिल्कुल नहीं कर रहा है। आज के दौर में देखा जाए, गए 10 साल से जितनी भी नेशनल मीडिया है ये सब बिकी हुई है। हालांकि कुछ देर तक NDTV भी ठीक था, लेकिन उसको भी आखिर अदानी समूह ने खरीद लिया है। आज के दौर में एक और एक अच्छा एक है DB करके एक मीडिया है, वो एक अच्छी न्यूज देते हैं। बाकी सारे के सारे जो न्यूज चैनल है तो ये पूरे के पूरे बिके हुए हैं। ये पूरा जातीयवाद का, धर्मवाद का जहर फैला रहे हैं और लोगों को दूसरे धर्म के जो लोग हैं अल्पसंख्यक उसके बारे में द्वेष पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सरकार के जो काम एक्चुअली हो रहा है जो गलत तरीके से है ये तो नहीं दिखा रहे। तो एक्चुअल आज के समय जो मीडिया है सर, मीडिया का एक्चुअल काम क्या होना चाहिए कि जो मीडिया है, जो भी सरकार, अगर आप सरकार में आए हो तो आपने जो अपने मैनिफेस्टो में या जो वादा किया था, अगर आप वो चीज को काम नहीं कर सकते हो तो मीडिया का एक्चुअल काम होता है उससे सवाल करना। जैसे कि आज देश में आप ये देख रहे हो कि रोजगारी, जो सरकार ने बोला था 2-2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दिया जाएगा। आज आपको पता है कि 83% युवा देश के अंदर बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसके बारे में आप किस तरह से देखते हो? पहली बात यह है कि मीडिया, जैसे कि पहले सवाल उसमें मैं क्या आगे बात करूंगा। 10 साल पहले इस देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, सारे मीडिया इकट्ठा आते थे, उससे सवाल जवाब करते थे। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, पंतप्रधान बन गए, उसके बाद एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने 107 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने 10 साल के दौरान। ये तो मैं 107 किया था या कितना किया था ये तो मैं नहीं मुझे पता। हाँ। हो सकता है 107 किया होगा, 107 किया, 110 किया होगा, 50 किया होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। यस, आज नहीं हो रहा है। और यही सवाल मीडिया ने पंतप्रधान को पूछना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो पूछते नहीं।
बस हमारे प्रधानमंत्री तो सवालों से भी बहुत सारी चीजें बचते हैं कि उनको बहुत बार हर बड़े बड़े मीडिया ने बोला है कि आप लोगों के सामने आओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। वो जो भी होता है कि अपने स्क्रिप्टेड चीजें हो या जो भी हो वो आते हैं, वो बोल करके चले जाते हैं और जो चीजें है वो आपको फॉलो करना है। कभी ऐसा देखा नहीं गया कि लोगों के सामने उन्होंने ये मीडिया को बुलाया और बोला हो कि देश के बारे में जो चीजें हैं आप मुझसे सवाल करो। इससे बचते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे उसको दिखाना नहीं ना, बोलना कुछ और है, करना कुछ अलग है। इसलिए ये सवाल के जवाब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ेगी, तो इस सवालों से बचने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। यस, ये बात तो है। और सर दूसरी बात है, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडिया आज मीट एक्सपोर्ट में लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे है, जो इंडिया मीट एक्सपोर्ट करता है और जिसको सबसे ज्यादा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ से आता है। तो इन कंपनियों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो?